नमस्कार साथियों। मैं एक केवल एक स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल और गुरुकुल श्योर 60 के इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक सीरीज चल रही है QIPs की और QIP में आज का जो है वो है नंबर है 1076। शीट मेरे पास भी है, आपके पास भी क्वेश्चंस होंगे। इसका PDF भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको फटाफट कीजिए सॉल्व और थोड़ा दिमाग लगा क्वेश्चंस को किया करो। इसमें सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चंस को समझें और जिसमें डाउट हो उसे एक बार कंसल्ट जरूर करें क्या प्रॉब्लम है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए और थोड़ा दिमाग लगा करो क्वेश्चन के ऊपर। जितना आप क्वेश्चन को डर के भागोगे ना, क्वेश्चन होता नहीं है उससे। थोड़ा फोकस कीजिए, फोकस्ड माइंड से काम कीजिए, क्वेश्चन बन जाता है। ये कह रहा है पैसिव फॉर्म बनानी है, तो पैसिव फॉर्म के लिए मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि पैसिव फॉर्म के लिए कभी भी सेंटेंस से उलझिए मत। आप सेंटेंस की वर्ब पे ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज नॉट, तो नेचुरल सी बात है हैज हैव तो रहेगा रहेगा। पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या कर दी हमने, हैज नॉट कर रखी है, चल जाएगा। इसमें भी हैज नॉट है, इसमें हैव नॉट है, इसमें वाज नॉट है, ये गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे वर्ब है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में तो बी की थर्ड फॉर्म चाहिए बीन, तो यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है और देखो यहाँ भी बीन है। और अप्रूव्ड की थर्ड फॉर्म चाहिए बीन अप्रूव्ड, तो देखो गिवन आ गया, नहीं जाएगा। ठीक है ना, इसमें अप्रूव्ड है ये हो सकता है, इसमें भी गिवन आ गया, नहीं जाएगा। देखो जो वर्ब दी है वही तो रखोगे ना आप। यहाँ लिखा है हैज नॉट अप्रूव्ड, तो हैज नॉट को हैज नॉट हैव नॉट में रखेंगे हम लोग। अप्रूव्ड थर्ड फॉर्म में तो बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी और अप्रूव्ड तो रहेगा ना, जो वर्ब है उसी का तो पैसिव बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अप्रूव्ड लिखा है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, गिवन। अब वर्ब ये है ही नहीं जिसका तुम पैसिव बना रहे हो। यहाँ भी गिवन कर दिया हमने, ये वर्ब नहीं है। यहाँ वाज कर दिया, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन जाएगा बी। और सभी का इसमें बी ठीक है, ये अच्छी बात है। कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट है जिसने फोकस नहीं किया तो थोड़ा दिमाग लगाएं, इसका आंसर बी ही जाएगा, सबका ये ठीक है। आगे ये नेक्स्ट जंबल करना, जंबल सेंटेंस है, इसको रीअरेंज करना है। देखिए देयर आर ए मिलियन, ये फर्स्ट लाइन है, ए लिखा है मिलियन के साथ में, तो मिलियन तो संख्या हो गई ना। अब इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन जरूर चाहिए। देयर आर ए मिलियन, तो नाउन का है, बट से शुरू नहीं कर सकते। देयर आर ए मिलियन अराउंड हियर, ये नहीं हो सकता। देयर आर ए मिलियन इज लुकिंग फॉर, नहीं हो सकता, पी से जाएगा। और पी से एक ही ऑप्शन आपके पास है, डी। तो देयर आर ए मिलियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, लाखों फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं। फिर जाएगा दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा अराउंड हियर, जो भी है आसपास में, यहाँ पे आसपास में लाखों मिलियंस मिलियंस रेस्टोरेंट है। बट द लेडी, जो महिला है, इज लुकिंग फॉर ए जूस कॉर्नर, तो आंसर कौन सा जाएगा आपका, डी। ये भी सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम मिस स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, स्पेलिंग किसकी करेक्ट नहीं है, कौन सी की नहीं है। देखो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सब जानते हैं, ठीक है। कंपटीशन तुम्हारा काम ही चल रहा है, कंपटीशन की प्रिपरेशन तुम लोग कर रहे हो, उसकी स्पेलिंग ठीक है। कॉशियस का मतलब होता है एक टाइप से सचेत, या किसी चीज को लेकर चेतावनी से संबंधित होता है, वो कॉशियसली हो जाएगा। मिसलेनियस का स्पेलिंग देखो, MISCELLA, ये ए आएगा, ई नहीं आएगा, ई ज्यादा जाएगा, हट जाएगा यहां से, तो मिसलेनियस का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है आपका। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन ध्यान रखो मिसलेनियस स्पेलिंग का तरीका बताता हूँ। स्पेलिंग के लिए हमेशा जो भी लगे स्पेलिंग को लिख लिख के याद किया करें, लिखा करें, कॉपी उठा के उसे नोट किया करें, आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट नेडर, ये जो नेडर वर्ड होता है, इसे नादिर बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन नेडर, नेडर का मतलब होता है किसी चीज का जो बेस होता है, आधार को नेडर बोलते हैं। नेडर, इसे आप याद भी कर सकते हैं, नदी से याद कर लेना। नदी, जो नदी होती है वो क्या होती है, गहरी होती है, तो गहराई को नेडर बोल देते हैं। गहराई, नदी गहरी होती है, नेचुरल सी बात है, नदी गहराई को रिप्रेजेंट करती है। नदी की गहराई किसी को नहीं पता, तो उसका जो बॉटम होता है उसे नदी की गहराई को क्या कहते हैं, नेदर। और इसका पूछ रहा है वो एंटोनिम अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, ऊंचाई होगी, नेचुरल सी बात है। तो ऊंचाई इनमें से कौन सी, लिबर्टी तो नहीं होगा, लिबर्टी होती है मुक्ति, तो ये पॉसिबल नहीं। तो मॉडर्निटी आधुनिकता होती है, प्रोग्रेस आगे बढ़ना, कामयाबी होती है, तो जेनिथ जाएगा। जेनिथ मतलब हाई पॉइंट, तो जेनिथ हाई पॉइंट जाएगा, नेडर उसका गहराई जाता है। किसी चीज की डेप्थ को नेडर बोलते हैं, उस चीज के हाई पॉइंट को जेनिथ बोलते हैं। सिंपल वर्ड है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट आइए, एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछ रहा है किसका, इडियम का। वे ऑन वंस माइंड, वे का मतलब होता है वजन, वजन को बोलता है।
तो वे ऑन वंस माइंड, वंस मतलब किसी का भी दिमाग हो सकता है, यहाँ पे हिज माइंड, माई माइंड, योर माइंड। तो वे का मतलब वजन डालना, जोर डालना होता है। तो दिमाग पे जोर डालना, दिमाग पे भार डाल देना, कोई ऐसी बात कहते हैं उसके दिमाग पे बर्डन पड़ गया, तो कौन सा वर्ड जाएगा? गेट हिट ऑन हेड, सर में टक्कर लगी, सर में चोट लगी। गेट एंग्री, गुस्सा दिला दिया। किसी को जज कर दिया आपने उसकी मेंटल एबिलिटी के लिए, उस आदमी को जांच रहे हैं आप। और एक कारण बन जाते हैं किसी के लिए चिंता का विषय का, या फिर परेशानियों का कारण बन जाता है। तो जो दिमाग पे जोर पड़ रहा है, टेंशन ले रहा है बहुत ज्यादा, मतलब आप डिप्रेशन में है, टेंशन ले, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो दिमाग पे ज्यादा फोकस करता है, आदमी बहुत ज्यादा फील करता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालता है, उसे बोलते हैं वे ऑन वंस माइंड। और वे ऑन वंस माइंड का इनमें से आप चेक करोगे सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये दिमाग पे ज्यादा जोर डालना, मतलब कि दिमाग को ज्यादा चिंता में ले जाना, ज्यादा चीजों के बारे में सोचना समझना, ज्यादा एंजाइटी में आ जाना। वे ऑन वंस माइंड, वे ऑन माइंड का मतलब है दबाव डालना। अच्छा, क्वेश्चन को जो ईडियम्स जो होते हैं भाई ध्यान दिया करो, ईडियम्स को थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि जो रटा रटा है आगे वो कर दिया, जो इधर उधर घूम के आगे जी ये तो खत्म हो गया। थोड़ा फोकस किया करो वर्ड के ऊपर। तो वे ऑन माइंड का अप्रोप्रिएट सेंस जाएगा आपका फोर्स, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा चिंता में डाल देना, या किसी चीज को लेकर ज्यादा एंजाइटी हो जाना, परेशानी हो जाना होता है वे ऑन माइंड। वे ऑन माइंड मतलब समझोगे दिमाग पे ज्यादा इफेक्ट डालना, दिमाग पे ज्यादा जोर डालना। नेक्स्ट, एक्टिव फॉर्म पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, हेल्पिंग ऑफ देखो हैज लिखा है तो हैज तो रहेगा रहेगा, इसमें कहीं भी हैज नहीं है, ये गलत है। इसमें हैज है, ये हो सकता है, इसमें इज है, नहीं हो सकता, इसमें हैड है, नहीं हो सकता, आंसर जाएगा बी, खत्म बात, उड़ा दो क्वेश्चन को ऐसे ही। हेल्पिंग ऑफ पे फोकस करो, हेल्पिंग ऑफ ही बदल दी तो सेंटेंस ठीक कैसे होगा पैसिव एक्टिव में? हैज लिखा है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये सब ऑप्शंस गलत हैं, सिर्फ बी ऑप्शन का ठीक होगा, पढ़ के देख लेना बी ही जाएगा। सेकंड भर का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा, क्लियर? हाँ, अगर पढ़ने बैठे हो कि जी मैं तो पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा बैठ के, भाई पढ़ ले, इसमें किसने रोका है, लेकिन इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में कुछ चीजें ट्रिक से कर जाइए, एक्टिव पैसिव हेल्पिंग और वर्ब की ट्रिक से हो जाएगा, इस पर ज्यादा सरदर्दी लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, ये पूछ रहा है, एक वर्ड पूछ रहा है इस पूरे सेंटेंस का कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज और सफरिंग, कोई ऐसी चीज जो कारण बन जाती है ग्रेट डैमेज का या परेशानियों का, कोई चीज जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो जाती है, बहुत ही चीजों को तोड़फोड़ का कारण बन जाती है, वो क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक। अब कैटास्ट्रोफिक आपने सुना भी होगा, देखो कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा, ये आपदाकारी होता है, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो हाँ उससे ग्रेट डैमेज होता ही होता है, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर बात करें स्पैस्मोडिक, एक ये वर्ड है, एक कीवर्ड है काज्म है, और एक वर्ड है कैटाटोनिक, तो इनको समझ लीजिए। वैसे तो ग्रेट डैमेज जो करता है वो आपका कैटास्ट्रोफी करता है, तो कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है आपदा से संबंधित, कैटास्ट्रोफिक मींस प्रलयकारी, जो प्रलय से संबंधित है, आपदा से संबंधित, उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक। ये जो वर्ड है काज्म, काज्म का मतलब होता है मिट्टी के अंदर जो गड्ढा हो जाता है ना, उसे काज्म बोलते हैं, एक गड्ढा हो जाता है उसे काज्म बोलते हैं, ठीक है ना? स्पैस्मोडिक का मतलब होता है इररेगुलर, वो चीजें जो नियमित नहीं होती हैं, जैसे कभी काम हुआ कभी नहीं हुआ, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, वो होता है स्पैस्मोडिक, यानी कि इररेगुलर, अनियमित, ये अनियमित होता है, ठीक है? और ये अलग वर्ड है, इसको देख लेना ध्यान से। वैसे इस वर्ड में कुछ बच्चों ने किया था यहाँ पे कैटाटोनिक जो वर्ड होता है, लेकिन इसको समझ लेना, ये इंग्लिश का टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये फिजिकल चीजों में आता है कि कोई चीज जब ऐसी है जो एक जगह फिक्स हो जाती है, इमूवेबल, आपने सुना होगा, कुछ बच्चे करके आएंगे कैटाटोनिक की चीज सुना नहीं, तो यही होता है कि जो वर्ड सुनने में नहीं आया उसी को बोल दिया कैटाटोनिक आ गया, तो यही वर्ड हो जाएगा, इन चार में से ये नहीं पता था तो यही है। कैटाटोनिक का मतलब है कि कोई चीज जब कहीं पे एक इमूवेबिलिटी होती है, स्थिर हो जाती है कहीं पे, उसे बोलते हैं कैटाटोनिक। तो ये इंग्लिश का टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये फिजिक्स से कहीं से उठ के आया होगा, अदरवाइज भाषा का वर्ड नहीं है, तो इसे ध्यान रखना, कैटाटोनिक। चलिए नेक्स्ट आइए, तो वर्ड कौन सा जाएगा इसमें? ए, कैटास्ट्रॉफ, आपदा। इसको रिलेट कर लीजिए, आसान वर्ड है, आसान सेंटेंस है। देखो फर्स्ट लाइन इसमें क्लियर है, क्या है? कैन एनीवन से, क्या कोई कह सकता है, कैन एनीवन, सॉरी से तो है ही नहीं, कैन एनीवन, क्या कोई। अब कैन एनीवन के बाद आपको वर्ब चाहिए भाई, सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो यही होता ना कि हेल्पिंग ऑफ आ गया, हेल्पिंग ऑफ के बाद सब्जेक्ट आ गया, तो आपने एनीवन सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद तो मेन वर्ब चाहिए ना, तो मेन वर्ब कौन सी है? फाल्सुड वर्ब नहीं होती, एंड वर्ब नहीं होता, फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं होता, सप्रेस वर्ब होता है। तो कैन एनीवन सप्रेस ट्रुथ, सप्रेस होता है दबाना, क्या कोई व्यक्ति सच को दबा सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, यानी कि एस के बाद क्या जाएगा? आर।
सप्रेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या कोई आदमी किसी सच को, किसी सच्चाई को लंबे समय तक दबा सकता है, एंड लेट, और कर सकता है, जाने दे सकता है द फॉल्सहुड ट्रिम्फ परमानेंटली, और झूठ को हमेशा के लिए जीतने दे सकता है। क्या कोई भी आदमी सच को दबा सकता है लंबे समय के लिए और झूठ को हमेशा के लिए जीतने दे सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? तो आंसर जाएगा सी, यही सीक्वेंस इसकी करेक्ट है। थोड़ा पढ़ के देखना, सीक्वेंस इसका यही बनेगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है दोस्तों, आगे आइए नेक्स्ट। ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स का मतलब जवान जानवर नहीं है, यंग एनिमल्स होता है बच्चे। जब एक जानवर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेस्ट, घोंसले को बोलते हैं, तो घोंसला तो वो होता नहीं है। क्लच होता है किस चीज को पकड़ लेना, ये किस चीज को पकड़ना होता है। ऑफस्प्रिंग होता है संतान, और ब्रूड होता है बच्चों का समूह, फैमिली ऑफ यंग वन। ब्रूड, ब्रूड में क्या होता है कि छोटे छोटे चिल्लर बच्चे होते हैं, जैसे मतलब एक पिल्ला है, एक मतलब फीमेल डॉग है, उसने बच्चे दिए, 6 पिल्ले दिए, तो 6 पिल्लों के जो झुंड सा होता है ना, उसे ब्रूड बोलते हैं। ब्रूड, फैमिली ऑफ यंग वंस, ठीक है ना, ब्रूड में आएगा। क्लियर पॉइंट? ये वर्ड जाएगा ब्रूड। ये बच्चों का झुंड होता है, छोटे छोटे बच्चों का झुंड होता है। उन जानवरों का झुंड होता है जो एक साथ में कई कई बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे पिल्ली पिल्ला, पिल्ली पिल्ला जो भी तो पिल्ली होती है, मतलब फीमेल डॉग होती है, वो एक बार में 6 7 5 7 10 बच्चों को जन्म दे देती है। जैसे पिग होती है, तो पिग क्या करती है, वो 10 10 12 12 बच्चों को जन्म दे देती है। तो उनके जो झुंड होता है उसे ब्रूड बोला जाता है। इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो इट इज टाइम को तो उसने कहीं चेंज किया ही नहीं है, तो सरदर्दी ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हाँ, डी ऑप्शन को तो लैंग्वेज ही बदल गया, फॉर्मेट ही बदल दिया, द प्लांट शुड बी वाटर्ड, इट इज टाइम का चक्कर ही खत्म हो गया, तो इट इज टाइम उसने एज इट इज रखा। अब वर्ब लिखिए टू वाटर, तो टू तो रहेगा रहेगा, टू इसमें है, इसमें भी टू नहीं है, इसमें भी टू नहीं है, आंसर जाएगा ए। इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। भाई टू तो रहेगा रहेगा ना, टू वाटर, वाटर का फर्स्ट फॉर्म है वाटर, तो बी थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और एक और तरीका समझा देता हूं, जब भी सेंटेंस आए इट इज टाइम से, इट इज टाइम अगर बनाना ही पड़े, टू वॉच अ मूवी, फिल्म देखने का समय है, तो हमेशा इसमें इट इज टाइम को एज इट इज रखिए। हमेशा क्या रखें, इट इज टाइम को चेंज ना करें, ऐसे ही रखें। अब इसने वर्ब का पैसिव बना देना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको शुरू में लेके आएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन जोड़ना पड़ेगा फॉर, क्योंकि टाइम तो मूवी देखने के लिए आया है ना, तो फॉर अ मूवी, इट इज टाइम फॉर अ मूवी, इसका पैसिव बन जाएगा टू बी वॉच्ड। ये इस टाइप से बनता है। लेकिन अगर छांटना है तो छांटना बहुत आसान है, ये लिखा टू वाटर, तो अपने फॉर्मेट को चेंज मत करना, इट इज टाइम, ये टू वाटर का टू बी वाटर्ड बन जाएगा, और किसी ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन जाएगा ए, इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। क्लियर? नेक्स्ट एक इडियम है, ये कह रहा है ए क्रैकिंग डोर हैंग्स लॉन्गेस्ट। क्रैकिंग डोर्स का मतलब है जो टूटे हुए दरवाजे ना, चरर चरर करने वाले दरवाजे जो होते हैं, ये लंबे चलते हैं। आपके घर में मतलब जो खराब चीजें हैं वो ज्यादा दिनों तक चलेंगी, वो पड़ी रहेंगी पड़ी रहेंगी, पता चला इतनी तो आपने सही टीवी यूज नहीं किया जितना खराब टीवी छत पे पड़ा हुआ है जितने दिनों से। तो सही टीवी अपना 2 साल से है, खराब टीवी तुम्हारा 15 साल से पड़ा हुआ है। तो चीजें ये होती हैं कि क्रैकिंग डोर हैंग्स लॉन्गेस्ट, एक चट चट करने वाला दरवाजा ज्यादा दिनों तक टिका रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी बीमार लोग हैं, वो अनहेल्दी लोग जो होते हैं, वो हेल्दी लोगों से ज्यादा जी जाते हैं। बीमार पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा, और वो 10 10 15 15 साल तक बीमारी ही पड़ा रहता है। सिक पीपल ऑफन आउटलिव हेल्दी पीपल, अक्सर गरीब मतलब ये जो होते हैं बीमार लोग होते हैं, वो हेल्दी लोगों से ज्यादा जी जाते हैं। तो ऑप्शन जाएगा बी, ये बीमारी से संबंध होगा, ध्यान रखना इसको, इसका जो मीनिंग जाएगा वो बीमार व्यक्तियों से ही रिलेटेड होगा, किससे नहीं होगा। तो सिक पीपल ऑफन आउटलिव हेल्दी पीपल, ऐसा नहीं है कि बीमार आदमी कम जल्दी मर जाता है। बहुत से लोग देखोगे खांसते खांसते आ रहे हैं, 40 साल से खांसना शुरू कर रहा है, क्या बंदा बुढ़ा हो गया 90 साल का हो गया, खांसता ही खांसता जा रहा है, मरे नहीं रहा है, तो वो ये पॉइंट जाएगा। चलो आगे आइए, नेक्स्ट है आपका क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट को एक बार ध्यान से देखो, इसने कहा कन्वेंशनल मेडिकल विजडम। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो आमतौर पे जो दवाइयां चलती हैं, दवाइयों का जो ज्ञान है, या दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स हैं, दवाइयों के बारे में जानकारी जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिनल विजडम होता है। डज नॉट एडवाइस, अक्सर जो
सलाह है, शिक्षा है दवाइयों के बारे में, वो डज नॉट एडवाइज, वो आपको शिक्षा नहीं देते टेकिंग विटामिन एज पिल्स एंड कैप्सूल्स, कि आप विटामिन को गोली और कैप्सूल की फॉर्म में लें, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल मेडिकल विजडम आपको ये सलाह नहीं देता है कि आप विटामिन की गोलियां खाएं। तो कौन सा ऑप्शन जा सकता है, देखो ऑल विटामिन, सम विटामिन, एक्स्ट्रा विटामिन, स्ट्रॉन्ग विटामिन। देखो सारे विटामिन की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ विटामिन, स्ट्रॉन्ग विटामिन या फिर एक्स्ट्रा विटामिन। तो कितना नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखो एक्स्ट्रा विटामिन नहीं खाने चाहिए। जरूरत हो बॉडी को तो खा लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, कि बॉडी बिल्कुल हेल्थी है फिर भी भाई से विटामिन पिए जा रहा बंदा, तो एक्स्ट्रा विटामिन नहीं लेने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें, एक्स्ट्रा विटामिन। तो यहाँ पे वर्ड आ गया कौन सा, एक्स्ट्रा विटामिन की गोलियां लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके विरोध में ऑन द कॉन्ट्ररी, अब इसके अपोजिट चलते हैं, देयर आर ए स्ट्रॉन्ग लोबी। लोबी एक टाइप से समझ लीजिए कुछ लोगों का समूह बन जाता है जो अपनी बात को विपक्ष के तौर पे एंटी बात को जाके उसे प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब एक आदमी ने कहा ए चीज सही है, 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे नहीं यार बी भी सही है, तो एक लोगों का ग्रुप जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है या उसको समर्थन देने के लिए खड़ा होता है, उसे लॉबी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना हुआ है विच द सप्लीमेंट्री इनटेक ऑफ विटामिन। अब देखो ये उल्टी बात कर रहा है। कन्वेंशनल मेडिकेशन क्या कहते हैं, कन्वेंशनल मेडिकल विजडम क्या कहता है कि एक्स्ट्रा विटामिन नहीं लेने चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लॉबी भी है जो ये कहती है कि सप्लीमेंट्री इनटेक पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सेकंड देखिए, क्रिटिसाइज। अब आलोचना तो करने थे, आलोचना तो पहले ही हो चुकी, नहीं लेनी चाहिए। प्रोजेक्टेड, एडवोकेटेड और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड होता है सुविधा बनाना और एडवोकेट होता है किस चीज को सपोर्ट करना, ये वर्ड एडवोकेटेड जाएगा। देखो कन्वेंशनल मेडिकल विजडम तो कहता है कि दवाइयों में एक्स्ट्रा विटामिन नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो सप्लीमेंट के इंटेक यानी कि विटामिन के इंटेक पर क्या करती है, उसको जस्टिफाई करती है, उसे एडवोकेट करती है, उसे एडवोकेट, पास्ट है तो एडवोकेटेड हो जाएगा, एडवोकेटेड द सप्लीमेंट्री इनकम ऑफ विटामिन। अब इसमें देखो सभी स्टूडेंट्स का एडवोकेटेड था, एक बच्चे ने क्रिटिसाइज कर दिया। ध्यान रखो जब वो ऑन द कॉन्ट्ररी बोल रहा है तो क्रिटिसाइज क्यों आएगा भाई, ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब इसके अपोजिट, इसने खुद ही मना किया कि एक्स्ट्रा विटामिन नहीं लेना चाहिए, और उसके अपोजिट कुछ लोग हैं जो एडवोकेसी कर रहे हैं कि हाँ भाई लो दवाइयां खाओ, दिस यूज टू लीव। और इससे हो क्या जाता है, द पर्सन कंफ्यूज, आदमी जरा कंफ्यूज हो जाता है। कौन सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, देखो एवरेज आदमी, बीमार आदमी, मेडिकल आदमी, एजुकेटेड आदमी। बीमार आदमी दवाइयां खाएगा तो बीमार ही खाएगा ना, तो इससे क्या होता है जिस आदमी की हेल्थ खराब है वो आदमी क्या होता है भाई, कंफ्यूज होता है, सिक पर्सन कंफ्यूज। हाउएवर मॉडर्न रिसर्च, जबकि जो मॉडर्न रिसर्च है इज ए सरप्राइज। अब देखो मॉडर्न रिसर्च जो आजकल की रिसर्च आई है वो क्या है, ट्राइंग, होल्डिंग, इन्वेंटिंग, प्रैक्टिसिंग। देखो हालांकि जो मॉडर्न रिसर्च है उसने एक सरप्राइज को क्या किया है, सरप्राइज का आविष्कार तो होता नहीं है, ट्राई भी नहीं होता है, होल्डिंग ए सरप्राइज। होल्डिंग क्या लिखा है, मॉडर्न रिसर्च जो है वो अपने एक आश्चर्य को थामे बैठी है, उसमें एक आश्चर्यजनक बात निकल के आई है, मोर एंड मोर आर बिगिनिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, टू दैट ऑल मेडिकल व्यू ऑन विटामिन हैज बीन फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है फायदेमंद, लाभकारी। तो मोर एंड मोर क्या होगा, मोर एंड मोर लोग क्या कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। तो एक रिसर्च सामने आई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सारी मेडिकल व्यू देखते हैं विटामिन का, और उससे विटामिन उन्हें लगता है कि फिजिबल है यानी कि फायदेमंद है, तो क्या कर रहे हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट। तो ये चेक कर लीजिएगा इसमें अपने ऑप्शंस, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट का ठीक ही है, नॉर्मली एक दो बच्चे का है वो ध्यान रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है इनवीडियस। इनवीडियस का क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम पूछ रहे हैं। इनवीडियस वर्ड देखो ध्यान से, इनवीडियस चेक करिए। देखो इनवीडियस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिस पर या तो कुछ आरोप लगे हुए होते हैं, ये एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होता। आप इसे समझ लीजिएगा कि व्यक्ति जो फेमस नहीं है, कुख्यात भी कह सकते हैं इसे, या इनवीडियस एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो छोटी छोटी बातों पे आपको क्या करता है, ट्रस्ट खो देता है, उसे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, वो इनवीडियस होता है। इनवीडियस कौन होता है, जो छोटी छोटी बात पे क्या करे, गुस्सा करे, या इसका क्या हो जाए, ट्रस्ट खत्म हो जाए। बहुत सारे सेंस होते हैं इनवीडियस के, आप देखोगे नेट पे से सर्च भी कर लेना या डिक्शनरी में देख लेना, कई मीनिंग इसके आते हैं। इनवीडियस गुस्सा,
इनविडियस किस चीज को खो देने वाला आदमी, इनविडियस अपने ट्रस्ट को खो देने वाला आदमी। इनविडियस एक ऐसा आदमी जो होता है फेयर नहीं है, अनफेयर, मतलब ये थोड़ा बैड सेंस में यूज होता है, तो जिसको हम ज्यादा फेयर नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, वो इनविडियस होता है। तो कुछ बच्चे इसमें करके आए हैं, देखो फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग नहीं आएगा भाई, फ्लोरिशिंग का मतलब तो फलना फूलना हो जाता है, वीक से मतलब नहीं है, स्टार्विंग होता है भूखे मरना, ये भूखा मरना होता है, ये जाएगा अनपॉपुलर। अनफेयर है, गुस्सा कर रहा है, लोग इसे पसंद नहीं करते, ये वो चीज जिसकी प्रसिद्धि नहीं है, जो अच्छा नहीं माना जाता, ये वर्ड जाएगा अनपॉपुलर। इसका जो सिनोनिम है वो अनपॉपुलर जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, इट इज हाई टाइम, ये रट लो भाई इस पॉइंट को, अगर सेंटेंस में कभी भी आ जाए इट इज हाई टाइम या इट इज द टाइम, इट इज राइट टाइम, कुछ इस टाइप से आ जाए, तो इसके बाद दो ही बातें सेंटेंस में आ सकती है, दो बातें, या तो आप सेंटेंस को सिर्फ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दीजिए, जैसे इट इज हाई टाइम टू स्टडी, इट इज हाई टाइम टू कम, इट इज हाई टाइम टू गो, इट इज हाई टाइम टू रीड, कुछ भी कर दीजिए। और अगर तुमने सेंटेंस बना दिया सब्जेक्ट बना के, तो फिर यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, टेंसेस में पढ़ाया जाता है पॉइंट वाला। तो इट इज हाई टाइम के बाद टू प्लस वर्ब, अब देखो टू प्लस वर्ब तो है नहीं, आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रिनोवेटेड। इट इज हाई टाइम वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड स्कूल, यानी स्कूल को रिनोवेट करने में पहले ही लेट हो गए भैया, इट इज हाई टाइम, कर लो, अभी ऑलरेडी लेट हो आप, यानी कि ये काम तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे मैं कहूँ इट इज हाई टाइम यू गॉट ए जॉब, जॉब ले लो, ऑलरेडी लेट हो रहे हो, तो इट इज हाई टाइम यू गॉट ए जॉब, यानी पहले ही ले लेनी चाहिए थी ये जॉब, और लेट हो जाते हैं। आगे देखिए, जंबल सेंटेंसेस हैं, इसके ऑप्शन कहाँ है भाई, ओहो चलिए भाई तो पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन उधर चले गए इसके। वो कह रहा है पॉल्यूशन इज वन ऑफ द एविल्स ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस। वो कह रहा है पॉल्यूशन यानी कि जो आपका पॉल्यूशन आप समझते होगे, प्रदूषण जो होता है, ये बहुत सी जितनी बुराइयां हैं उनमें से एक है, जो लेके आता है ग्रोथ, अबाउट बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस। जैसे जैसे साइंस बढ़ता है, विज्ञान जैसे जैसे बढ़ा है, विज्ञान के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां बढ़ी हैं, उन बुराइयों में एक पॉल्यूशन भी है। विज्ञान में जितना प्रोग्रेस किया है, जितनी ग्रोथ साइंस ने की, उस साइंस के साथ साथ में बहुत सारी बुराइयां बढ़ी हैं, उन बुराइयों में क्या है, एक पॉल्यूशन भी है। अब पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको बात करना है, दे से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, दे पॉल्यूट, क्योंकि पॉल्यूशन तो सिंगुलर चीज है, दे किसको करें देखना पड़ेगा। इट इज मेकिंग एयर पॉल्यूशन हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स, तो एकदम एयर पॉल्यूशन पे आ गए हम लोग। और इट इज मेकिंग द एनवायरमेंट वाटर एंड एयर डर्टी, ये क्या कर रहा है, ये एनवायरमेंट को, वाटर को और एयर को डर्टी कर रहा है। कौन, आगे लिखा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कीप थ्रोइंग आउट स्मोक विच कंटेन्स टॉक्सिक गैसेस। वो कह रहा है कि फैक्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं, धुआं फेंक रही हैं, और जिससे क्या हो रहा है, स्मोक निकलता है। हाँ ये देखो क्या निकलता है, स्मोक, और स्मोक क्या कर रहा है, ये एनवायरमेंट को, वाटर को, तो एस के बाद क्या जाना चाहिए, आर। अपने ऑप्शन देखो कहाँ है, एस के बाद आर भाई सिर्फ एक में है और में नहीं है, तो फिर ये साइंस देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे है नहीं ना, तो फिर इट किसके लिए कह रहा है, अगर आर को यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर दे पॉल्यूट, अब दे पॉल्यूट किसके लिए कह रहा है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए कह रहा है, तो ऐसे नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, जो आर है ये जाएगा पॉल्यूशन के साथ में। देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं पॉल्यूशन जो है वो लेके आता है, मतलब वो जितनी लेवल्स हैं उनमें से एक पॉल्यूशन भी है, और ये जो पॉल्यूशन है ये एनवायरमेंट को, वाटर को और एयर को गंदा कर रहा है। कौन, पॉल्यूशन। अब ये फैक्ट्रीज के स्मोक से नहीं जुड़ेगा, ठीक है, आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये गंदा कर रहा है इसको। अब इसमें दे पॉल्यूट, और जो क्यू है, क्यू जाएगा किसके बाद में, एस के बाद में, क्योंकि आपने बोला फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, ये टॉक्सिक गैसेस भेज रही हैं एनवायरमेंट में, और कौन सी गैसेस, दे पॉल्यूट, और ये सब क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एयर को और एटमॉस्फेयर को। कौन, ये टॉक्सिक गैसेस जो फैक्ट्रीज द्वारा भेजी जा रही हैं। तो एस के बाद आएगा क्यू, आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो चेक करो किस में है, आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये, और एस के बाद जरा क्यू, सेकंड ऑप्शन जाएगा। इसमें पी को अटैच कर लीजिएगा, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। एस पहला सेंटेंस है, पॉल्यूशन साइंस के साथ साथ बढ़ा है, ये एनवायरनमेंट को, वाटर को, एयर को डर्टी कर रहा है। फैक्ट्रीज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, ये सारी की सारी स्मोक फेंक रही है, टॉक्सिक गैसेस फेंक रही हैं, जो एयर को और एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं। अब एयर पोल्यूशन को आप सेंटेंस के हिसाब से अटैच कर लीजिएगा, आर से स्टार्ट होगा, एस के बाद क्यू जाएगा। आपके ऑप्शन के हिसाब से पी में लिखा है, आर के बाद में अटैच यही होगा, और कोई ऑप्शन आपका बनेगा नहीं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आइए,
समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसी चीज जिसे समझा ही नहीं जा सकता। इलिजिबल तो नहीं हो सकता, इलिजिबल का होता है जिसे पढ़ नहीं सकते हैं, ये पढ़ा नहीं जाता है। इनएक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसे वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। इनफालिबल, जो कभी गलती नहीं करता है वो तो इनफालिबल, ये भी नहीं होगा, इनफालिबल नहीं होगा। बच्चा कौन सा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसको समझा ना जा सके, जिसको हम समझ नहीं सकते वो होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वर्ड जाएगा ये, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट टाइम, द रॉबर एंटर्ड इनटू द ओल्ड मैन्स रूम। ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो एंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, एंटर के साथ में बिल्डिंग के प्रवेश करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी के साथ को समझौता कर लेते हैं तो एंटर में इनटू आता है। ध्यान रखना, अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो एंटर में इनटू आएगा, अगर बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो एंटर में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो डाकू जो है ये एग्रीमेंट कर रहा है या एक रूम में एंटर कर रहा है? तो नेचुरल से बात देखो तो ओल्ड मेंस रूम एंटर कर रहा है ना, तो इनटू नहीं आएगा, ऑप्शन जाएगा ये। The old man entered the robber entered the old man's room very quietly. बड़ी शांति से दबे पांव कमरे में गया। नेक्स्ट देखो, head in clouds, head in clouds, बादलों में ही सिर है उस बंदे का। यानी कि एक आदमी है बैठा यहां पे है, लेकिन इसके ख्वाब, निगाहें इसके आसमान की ओर है, बादलों में ही। इसका दिमाग कहां जा रहा है? बादलों में जा रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं हेड इन क्लाउड्स। और आपने जो ना, आजकल तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, पहले कॉमिक्स पढ़ा करते थे, तो कॉमिक्स में डायलॉग लिखे होते थे, देखो उसका एक सिंबल होता था। अगर ऐसे में कोई डायलॉग लिखा है तो इसका मतलब इस आदमी ने ये बोला है। लेकिन अगर ऐसा सिंबल बनाया है तो इसका मतलब यही है, हेड इन क्लाउड्स। हेड इन क्लाउड का मतलब क्या होता है? कल्पनाओं में। ये इसकी सोच में है और ये इसने बोला है। कभी कॉमिक्स पढ़ के देखना, कॉमिक्स में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रखना। अगर किसी आदमी का फेस है, मान लीजिए एक आदमी है, आपने उसका फेस बना दिया इस टाइप से, और उसके साथ में आपने इस तरह से कोई डायलॉग यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी सेंटेंस दे दिया, तो इसका मतलब ये उसकी सोच में है, दिमाग में चल रहा है उसके। इसे बोलते हैं लॉस्ट इन इल्यूजन, कल्पनाओं में। इसे बोलते हैं हेड इन क्लाउड। और अगर बोला है उस आदमी ने, मान लीजिए उसने कुछ बोला है, तो फिर इस टाइप से एरो का निशान लगेगा। इसका मतलब ये बात इस आदमी ने बोली है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये सिंबोलिज्म में चलता है, सिंबॉलिक चीजें होती हैं। तो ये हेड इन क्लाउड इस टाइप से होता है, लॉस्ट इन इल्यूजन, कल्पनाओं में खोया हुआ। जो फ्यूरियस लिखा है ये खतरनाक होता है, डरा हुआ होता है, डरने वाला या फिर भयभीत करने संबंधित फ्यूरियस वर्ड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए। डू टेक एन अम्ब्रेला। डू टेक का मतलब है जरूर लेके आना एक छाता अपने साथ। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो। तो इसके साथ नोट नहीं आता है, हमेशा शुड आएगा। तो देखो, लेस्ट यू माइट नॉट गलत हो जाएगा, यू शुड नॉट गलत हो जाएगा, लेस्ट यू शुड फॉल सिक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, अपने साथ छाता लेके आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्लियर दोस्तों? आसान है, आराम से इन्हें करते रहिए। 99th क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है इसका। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलेंटरी डेथ। एम्ब्रेस होता है मांगना या गले लगा लेना। एक ऐसा आदमी जो इच्छा मृत्यु को मांग लेता है फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश की सेवा के लिए मृत्यु के गले लगा लेता है, मृत्यु को गले लगा लेता है अपने देश की सेवा के लिए। व्यक्ति जो मृत्यु को चूम ले, मृत्यु को आलिंगन कर ले अपने देश के लिए, वो फैनेटिक होता है। फैनेटिक होता है कट्टर। कट्टर आदमी कभी नहीं मरेगा, ध्यान रखना, मार सकता मरेगा नहीं। कट्टर आदमी कभी देश के लिए नहीं मरते। पेट्रोइट, ये तो देशभक्त। देशभक्त का मतलब भी मरने से नहीं होता है। मैं भी देशभक्त हूं पर मैं जल्दी से मरूंगा नहीं देश के लिए, नेचुरल सी बात है। ये होता है शहीद, मार्टिर, इन्हें शहीद बोलते हैं। एक आदमी जो मौत को गले लगा लेता है देश के लिए, उसे बोलते हैं मार्टिर, शहीद। और डिप्लोमेट तो राजनीतिक बातें होती है, राजनीतिक तंत्र से संबंधित है डिप्लोमेट्स। लास्ट है एरोमेटिक, ये एरोमा से बना है। एरोमा का मतलब होता है खुशबू। एरोमा मीन्स खुशबू। तो खुशबू का क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। तो कौन सा हो सकता है? टार्ट,
डिसएग्रीबल, सॉर या फिर ऑर्डरस। और इसमें बच्चे पता क्या करके आए, टार्ट, में टार्ट करके आए बच्चे। देखो ध्यान से, टार्ट का मीनिंग समझ लीजिए पहले, टार्ट नहीं होगा। टार्ट एक अश्लील औरत को बोलते हैं, अश्लील औरत, बाजारू औरत जो होती है, प्रोस्टिट्यूट जो होती है, उन्हें टार्ट कहा जाता है। तो वो तो कहीं मैटर बनेगा नहीं इसका। डिसएग्रीबल, सॉर और ऑर्डरस, यार ये एंटोनिम में पूछा हुआ इसका। चलो, एरोमा, ऑर्डरस, अब तो फिर यही वर्ड मैच होगा इसमें जो भी होगा, ऑर्डरस। ऑर्डरस ऑर्डर से संबंधित है, पता नहीं ऑर्डरस एंटोनिम कैसे दिया। एरोमेटिक होता है जिस चीज का एक एरोमा होता है, जिस चीज की एक खुशबू होती है, एरोमेटिक। और ऑर्डर्स भी खुशबू से संबंधित है, सौर नहीं जाएगा, डिसएग्रीबल नहीं जाएगा। भाई इसका चेक करना, कहीं सिनोनिम तो नहीं पूछा। बाकी इसमें डिस्कस करेंगे, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। यही ऑप्शन वैसे इसका डी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि और कोई वर्ड मैच भी नहीं होगा किस तरीके से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।